मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मैं आपको एक बुक के बारे में बताना चाहूँगा, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा जिसे लिखा पीटर एकिंस ने, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। और इनकी बुक का नाम है कॉन्जरिंग द यूनिवर्स, द ओरिजिन्स ऑफ लॉज ऑफ नेचर। एक बहुत अच्छी बुक है पढ़ने के लिए। मैंने इस बुक को देखा और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाकर आपको उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन याद रखिए कि ये कॉन्सेप्ट फ़िलॉसफी पे भी बेस करते हैं और इनमें साइंसेस भी इस्तेमाल होंगी और इनमें हम उन चीज़ों को डिस्कवर करेंगे, उन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे जो हम आज नहीं जानते। तो सबसे पहले पीटर एकिंस ने ये देखा कि हमारे लॉज, आज की साइंस आई कहाँ से है, इस साइंस का ओरिजिन कैसे हुआ। उसके साथ साथ उन्होंने जो दूसरा क्वेश्चन देखा वो ये देखा कि हमारी कायनात की ओरिजिन है क्या, हम कहाँ से पैदा हुए, क्या हम एब्सोल्युटली नथिंग से पैदा हुए, क्या हम किसी भी चीज़ के ना होने से पैदा हुए। उन्होंने सोचा कि हमारी कायनात कैसे पैदा हुई, चले ये तो हम जानते हैं कि बिग बैंग से पैदा हुई, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आई, हमारी कायनात की प्रॉपर्टीज़ कहाँ से हम तक पहुँची, जो फिज़िकल लॉज इसमें एग्जिस्ट करते हैं, जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में पढ़ते हैं, वो कहाँ से आए। उसके लिए उन्होंने एक अजम्पशन ली और वो अजम्पशन ये है कि सपोज़ हमारी कायनात, ये छोटी सी कायनात है, ये यूनिवर्स है और इसकी एक पेरेंट कायनात भी है जो आपको यहाँ पे बड़ी नज़र आ रही है, जिसके ये 3 छोटी बच्चे हैं। और इस पेरेंट कायनात की एक ग्रैंड पेरेंट कायनात भी है, यूनिवर्स भी है, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो एक हम तरीका तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर फिज़िकल लॉज इसलिए ऐसे हैं क्योंकि वो हमारी पेरेंट कायनात में, यूनिवर्स में भी ऐसे थे और वो हमें इनहेरिटेंस के तौर पर मिले, और उससे पहले वो हमारी ग्रैंड पेरेंट कायनात में भी ऐसे थे। तो इस तरीके से वो यहाँ से यहाँ पर आए और यहाँ से यहाँ मुंतकिल होते गए। एकिंस ने इस चीज़ को एक और तरीके से लिया। उन्होंने सपोज़ किया कि हमारी कायनात, हमारी यूनिवर्स एक ही यूनिवर्स है, इसके अलावा कोई यूनिवर्स नहीं है। तो इस यूनिवर्स में हमारी दुनिया एग्जिस्ट करती है और जितने भी हम नेचुरल लॉज देखते हैं, जितने भी हम फिज़िकल लॉज देखते हैं, वो इसी कायनात में एग्जिस्ट करते हैं और वो किसी और कायनात से इस कायनात में मुंतकिल नहीं हुए। तो इस कायनात से पहले क्या था? इस कायनात से पहले था एब्सोल्युटली नथिंग, कुछ भी नहीं था। अब आपका सवाल ये होगा कि एब्सोल्युटली नथिंग क्या चीज़ है? क्या ये वैक्यूम है? जी नहीं, ये बिल्कुल वैक्यूम नहीं है, बल्कि जहाँ पर एब्सोल्युटली नथिंग होगा वहाँ पर वैक्यूम भी नहीं होगा, वहाँ पर स्पेस टाइम भी नहीं होगा। मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, टाइम स्पेस किया है, वहाँ पर स्पेस टाइम नहीं होगा, वहाँ पर टाइम भी नहीं होगा, वहाँ पर स्पेस भी नहीं होगी, वहाँ पर आपके पास स्पेस टाइम कॉन्ट्योर नहीं होगा, वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। हम ये मानते हैं कि एब्सोल्युटली नथिंग के बाद बिग बैंग हुआ और उससे हमारी कायनात बनी। तो क्या हमारी कायनात में जितने भी नेचुरल लॉज हैं, फिज़िकल लॉज हैं, वो एब्सोल्युटली नथिंग से आए हमारे पास? एकिंस का ये कहना है कि एब्सोल्युटली नथिंग की भी प्रॉपर्टीज़ हैं और उनमें 3 प्रॉपर्टीज़ बहुत अहम हैं जिनका जिक्र मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। पहली प्रॉपर्टी ये है कि वो टोटली यूनिफॉर्म है, यानी आप जिस तरफ भी जाएं, हर जगह पर आपको एब्सोल्युटली नथिंग मिलेगा। कहीं एब्सोल्युटली नथिंग ज़्यादा नहीं होगा, कहीं कम नहीं होगा, कहीं उसके ज़ख़ीरा नहीं होगा, कहीं उसके लम्प्स नहीं होंगे, बल्कि हर जगह पर एक जैसा आपको एब्सोल्युटली नथिंग मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि वो आइसोट्रोपिक होगा, यानी आप किसी डायरेक्शन में भी चले जाएं, आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी ही मिलेंगी, कोई चेंज आपको किसी डायरेक्शन में नज़र नहीं आएगा। और तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि वो बिल्कुल एम्प्टी होगा, वहाँ पर वैक्यूम, कोई चीज़ मौजूद नहीं होगी, इसीलिए उसका नाम एब्सोल्युटली नथिंग है। और एब्सोल्युटली नथिंग से हम ये समझते हैं, एकिंस ये कहते हैं कि प्रॉपर्टीज़ इनहेरेंट की एक बहुत छोटे से पार्टिकल ने, जिससे हमारा बिग बैंग शुरू हुआ
और इस वजह से हमारी कायनात में भी वो प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलती हैं। तो हमारी प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली एब्सोल्युटली नथिंग से आई हैं। लेकिन हम इस बात को साबित कैसे कर सकते हैं कि ये चीज़ें हमने इनहेरिट की हैं? इसके लिए एकेंस कुछ एग्जांपल्स देता है। पहली एग्जांपल हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मिलती है। हम ये समझते हैं कि हमारी कायनात की एनर्जी फिक्स्ड है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बताता है कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तो जा सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी फिक्स होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक बॉल रोल करती हुई महसूस हो रही है, जिसमें कभी तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि वो हाइट पर चली जाती है, और कभी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि वो बहुत तेज़ी से मूव कर रही होती है, लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होती है। इसी चीज़ को बताया हमें एमी नॉथर, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थी, जिस पर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। और एमी नॉथर ने कायनात को डिस्कवर किया, सिमेट्रीज़ को देखा, और उन्होंने ये बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन जितने भी हैं, चाहे वो एनर्जी का है, मोमेंटम के हैं, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन हैं, वो सारे के सारे कायनात की सिमेट्री से जनरेट होते हैं। अगर ये सिमेट्रीज एग्जिस्ट ना करें तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन नहीं मिल सकते। ये कहना था एमी नॉथर का। और फिर उन्होंने ये बताया कि अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं सपोज, तो इसके अंडरलाइंग जो सिमेट्री होती है वो टाइम की सिमेट्री है। अगर टाइम की सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करेगा। अगर टाइम में सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड नहीं कर सकता। मसलन आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये हमारी कायनात है, और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो टिक 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 जो टाइम है वो सिमेट्रिक है। तो अगर टाइम सिमेट्रिक है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर होल्ड करेगा, और एनर्जी की कोई वैल्यू हमारे पास आएगी। लेकिन अगर टाइम सिमेट्रिक नहीं है, मसलन हमारे पास क्लॉक जो वैसे चलते हैं, टिक 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 टिक, तो इसका मतलब यह है कि ऐसी जगह पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि टाइम सिमेट्रिक हो, टाइम यूनिफॉर्म हो। और टाइम यूनिफॉर्म क्यों होगा? हमारी कायनात में टाइम यूनिफॉर्म क्यों होगा? कुछ लोगों का ये ख्याल होगा, क्वेश्चन होगा कि अब जब हम रिलेटिविटी की बात करते हैं तो वहाँ पर तो टाइम यूनिफॉर्म नहीं होता। एमी नॉथर के लॉज और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं, जिनको मैं अपनी एक और वीडियो में आपको बताऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि रिलेटिविटी क्यों इन पर पूरा नहीं उतरती। लेकिन अब ये बताने की ज़रूरत है कि अगर हमारी कायनात में टाइम यूनिफॉर्म है तो ये कहाँ से है? यूनिफॉर्मिटी कहाँ से इनहेरेंट की, कहाँ से इसको विरासत में मिली? हमने ये कहा था कि एब्सोल्युटली नथिंग यूनिफॉर्म है, और उसी से हमें हमारी कायनात में टाइम में यूनिफॉर्मिटी नज़र आती है, जिससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है और टाइम यूनिफॉर्म है तो उसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल ऑफ कॉजेलिटी भी होल्ड करता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉजेलिटी ये कहता है कि हर चीज़ अफेक्ट है किसी कॉज का। कोई चीज़ टाइम में पहले होती है तो उसका इफेक्ट हमें नज़र आता है। मसलन किसी को इन्फेक्शन हुई तो वो बीमार हुआ, किसी ने फोर्स लगाई तो गाड़ी मूव की। अगर कॉजेलिटी एग्जिस्ट ना करें, हमें ये पता ना चले कि कौन सा इवेंट पहले हुआ और कौन सा इवेंट उसके इफेक्ट में हुआ है, तो हमारी साइंस एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हमारी साइंस अगर एग्जिस्ट करती है तो वो कॉजेलिटी की वजह से करती है, कॉज एंड इफेक्ट के मैट्रिक की वजह से करती है। तो ये तो एक पहली बात होगी, और ये कहाँ से आ रही है? कॉजेलिटी आ रही है टाइम के यूनिफॉर्म होने से, और टाइम के यूनिफॉर्म होना हमें नज़र आ रहा है कि एब्सोल्युटली नथिंग के यूनिफॉर्म होने से आ रहा है। लेकिन हमारी कायनात में कितनी एनर्जी है? क्या इतनी एनर्जी है, या इतनी एनर्जी है, या इतनी एनर्जी है? तो इसको भी पीटर एकेंस ने देखा, और उन्होंने कहा कि हम एक गैलेक्सी की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि गैलेक्सी का मैस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि हमें उसमें नंबर ऑफ़ स्टार्स का अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास होती है, और हमें एक स्टार का मैस भी मालूम होता है। तो इस तरीके से हम वेलोसिटीज़ भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम मैस तो कैलकुलेट कर सकते हैं गैलेक्सी का, जो कि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी है। उससे आप E=mc² के ज़रिए उस पूरी गैलेक्सी की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं, तो अगर एक की मैंने एनर्जी कैलकुलेट की तो ये स्मॉल ई हो गया। अगर दो गैलेक्सीज़ की
तो और उनको ऐड किया तो बड़ा ही हो गया, एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर एनर्जी और ज़्यादा होगी जब और गैलेक्सीज़ को किया, फिर और जब मैंने तमाम यूनिवर्स की गैलेक्सी को ऐड किया तो मेरे पास ये कैपिटल ई आ गया। ये टोटल एनर्जी है जो हमारी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। अब आपका सवाल ये होगा कि ये एनर्जी कहाँ से आ गई, क्योंकि हम तो अगर एब्सोल्युटली नथिंग से हमारी पूरी कायनात वजूद में आई है तो फिर तो हमारे पास एनर्जी होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप दो गैलेक्सीज़ का इंटरेक्शन देखें, अगर ये गैलेक्सीज़ अलग अलग मूव कर रही हैं तो इनकी एनर्जी सेपरेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब ये ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, तो इनकी ओवरऑल एनर्जी कम हो जाती है, जो कि मैंने आपको दिखाया कि इनका ओवरऑल एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जब भी दो या दो से ज़्यादा गैलेक्सीज एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो उनकी एनर्जी कम होगी। तो अगर दो गैलेक्सीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं तो उनकी एनर्जी थोड़ी सी कम होगी। अगर वो और गैलेक्सीज के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं तो उनकी एनर्जी और कम होगी। अगर कायनात की सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं तो ओवरऑल हमारी कायनात की एनर्जी कम होते होते कहाँ पर चली जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी हमारी यूनिवर्स की ज़ीरो है और एब्सोल्युटली नथिंग की टोटल एनर्जी क्या थी? ज़ीरो। इसका मतलब यह है कि हमें लोकली एनर्जी नज़र आती है। मसलन मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, मैं देखता हूँ, मैंने एनर्जी का यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर ग्लोबल सेंस में आप देखें, आप तमाम एनर्जीज़ को सम अप करें तो आपको पता चलेगा कि हमारी कायनात की टोटल इफेक्टिव एनर्जी ज़ीरो है और यही चीज़ हमें मिली है एब्सोल्युटली नथिंग से, क्योंकि उसकी भी टोटल इफेक्टिव एनर्जी ज़ीरो थी। दूसरे लॉ की तरफ आते हैं, यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम भी कह सकते हैं। हमें पता है कि जब ये दो गेंदें आपस में आके टकराती हैं और वो एक दूसरे से दूर जाती हैं तो टोटल जो मोमेंटम है वो उनका कंजर्व रहता है, गोया कि उनकी वेलोसिटीज़ में चेंजेस आती हैं। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लीनियर या एंगुलर मोमेंटम होल्ड करता है तो हमारी स्पेस सिमेट्री भी होल्ड करती है। अगर स्पेस में सिमेट्री होगी, नॉर्दर ने ये बताया हमें कि अगर स्पेस की सिमेट्री होगी तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा, होल्ड करेगा। तो हमारी स्पेस में सिमेट्री है, इसलिए हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अगर आप किसी भी जगह पर स्पेस में चलें तो आपको हूबहू वैसी ही चीज़ें ऑलमोस्ट नज़र आ रही होती हैं जैसे कि आपको साथ वाले टुकड़े में नज़र आ रही होती हैं। फिर आप एक और टुकड़ा ले लें तो आप में उसमें भी आपको अप्रॉक्सीमेटली वही चीज़ें, उतने नंबर ऑफ स्टार्स नज़र आ रहे होते हैं। तो हमारी स्पेस सिमेट्रिक है, हम किसी तरफ भी चले जाएं तो हमें स्पेस में सिमेट्री नज़र आती है। तो मैं किसी भी एक गैलेक्सी का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकता हूं क्योंकि मुझे उसका मोशन नज़र आ रहा है और मुझे उसकी वेलोसिटी और उसका मास तो मुझे पता ही है। तो मैं उसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकता हूं और मोमेंटम कैलकुलेट करके अगर आप उनकी रोटेशंस को देखें तो आपको नज़र आएगा कि उनकी रोटेशन ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन में, इस तरफ भी एंगुलर मोमेंटम है, इस तरफ भी एंगुलर मोमेंटम है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, हर तरफ को कोई ना कोई गैलेक्सी मूव कर रही है। और इन सब के एंगुलर मोमेंटम्स को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास नेट मोमेंटम क्या होगा? ज़ीरो। और ये नेट मोमेंटम मुझे कहाँ से इनहेरिट हुआ, कहाँ से मिला? एब्सोल्युटली नथिंग से, क्योंकि एब्सोल्युटली नथिंग में भी ज़ीरो मोमेंटम था। तो हमारे पास हमारी कायनात में एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो है, उसका इफेक्ट ओवरऑल ज़ीरो है। हालांकि हम अपनी ज़मीन पे देखते हैं तो हमें मोमेंटम कई जगह पर नज़र आता है। अगर आप साइकिल चलाते हैं तो उसका व्हील आपको घूमता हुआ नज़र आता है, लेकिन ये लोकल मोमेंटम है। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल यूनिवर्स के लेवल की बात करते हैं, तो यूनिवर्सल मोमेंटम जो है वो ज़ीरो होगा और यहाँ पर भी हमें उसकी बात नज़र आती है। तीसरी चीज़ जो उन्होंने बताई, ये क्योंकि एक बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने इसको बहुत डिटेल में नहीं बताया। इस पर मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो फ्यूचर में बनाऊँ, जिसे गेज थ्योरी कहते हैं। और ये क्वांटम मैकेनिक्स में हम जब भी किसी वेव को मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होती है और उसमें हम गेज को मुख्तलिफ जगह पर रख के ये देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमें कोई सब एटॉमिक पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। गेज थ्योरी से हमें ये पता चला, एकिन्स ने हमें साबित करके बताया कि हमारी पूरी यूनिवर्स में जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो है। क्योंकि अगर हमारी यूनिवर्स में नेट चार्ज ज़ीरो नहीं होगा, कहीं पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो या हम सपोज करें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो तो हमारी यूनिवर्स एक्सप्लोड कर जाएगी। ये एकिन्स कहते हैं अपनी किताब में। और वो ये कहते हैं कि हमारी यूनिवर्स में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है और टोटल चार्ज हमारी यूनिवर्स का ज़ीरो है। और ये चीज़ कहाँ से इनहेरिट की हमने? एब्सोल्युटली नथिंग से, जहाँ पर टोटल चार्ज ज़ीरो था।
तो अब आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हमारी कायनात में जितनी भी प्रॉपर्टीज़, जितने भी फिज़िकल लॉज, जितने भी थ्योरम्स हम बना रहे हैं, ये एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ हैं एब्सोल्युटली नथिंग का। और अगर इसको हम ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो हमें ये महसूस होता है कि हमारी कायनात एब्सोल्युटली नथिंग से बनी है, किसी चीज़ के ना होने से बनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको पीटर एटकिंस का ये पर्सपेक्टिव पसंद आया होगा, उनका कायनात को देखने का एक नया ज़ाविया आपको पसंद आया होगा और आप इस पर सोचेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए।